ठीक। रेडिएशन, ये अभी तक जितना पढ़े हो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है। मतलब एक क्वेश्चन 100% आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पढ़ेंगे हम लोग, किरचॉफ्स लॉ वगैरह है इसमें, जिस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही। और इसके बाद स्टीफन्स लॉ है। तो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा स्टीफन्स लॉ है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ हुआ और वीन्स लॉ। ये 3 टॉपिक मेन हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना है। और बहुत इजी, हीट के सभी टॉपिक में सबसे आसान टॉपिक होता है, सभी लोग कर सकते हो इसको। तो एक क्वेश्चन ये 100% श्योर है। तो रेडिएशन एक्चुअली होता क्या है कि कोई बॉडी जो 3 केल्विन टेम्परेचर के से ज़्यादा के आसपास होगा, सब कॉन्टीन्यूअस एनर्जी क्या करती, रेडिएट करती रहती है। और ये जो रेडिएशन होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो इंफ्रारेड के बीच में का होता है, वेवलेंथ सेम दोनों का होता है, इसलिए इसको इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहा जाता है। वेवलेंथ इनका, बाकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है वही होती जो लाइट की होती है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, सारा फिनोमेना पाया जाता है। वेवलेंथ का डिफरेंस केवल आ जाता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ आपका 4000 to 8000 के, और ये इंफ्रा के बीच में आता है। ठीक, ये इसका खास है। द प्रोसेस बाय व्हिच ही ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम, मतलब इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वैक्यूम में से लाइट है, वैक्यूम प्रोपोगेट करती है, वैसे रेडिएशन ये भी जो है वैक्यूम में प्रोपोगेट करता है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वैक्यूम में होती है। ठीक, बाकी ये जो पॉइंट्स है इसमें से कोई खास आपके यहाँ पूछा नहीं जाएगा, ये मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप देख लेंगे। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ दीज रेडिएशन, दे प्रोड्यूस सेंसेशन वार्मथ इन अस बट वी कांट सी देम, उनको हम देख नहीं सकते। एवरी बॉडी हुज टेम्परेचर इज एबव, हम 3 केल्विन बोले तो गलत बोले थे, 0 केल्विन, जो कि 0 केल्विन से कि ज़्यादा जिसका टेम्परेचर होगा वो सारा जो है कॉन्टीन्यूअस एनर्जी क्या करती, रेडिएट करती रहती है। हम लोग भी हैं, क्या होता है कि एनर्जी कॉन्टीन्यूअस रेडिएट होती रहती है, इसीलिए बहुत लोग बैठे रहते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है। उसका रीज़न यही होता है, ये हम लोग उसको रेडिएट करते हैं। अब ये आँखों से हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ इसका इंफ्रारेड के बीच में आता है। फिर इसके बाद है स्पीड, बता ही दिया, लाइट की सारी प्रॉपर्टी होंगी इसमें। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा और मीडियम में जैसे जाएगा वो कम होता जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद है इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेम, सारी प्रॉपर्टी जो लाइट में हमने पढ़ा था, I 1/d² या 1/r², सारी प्रॉपर्टीज़ की वही होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि वेवलेंथ जो होता है वो किस में आता है, इंफ्रा के बीच में आता है। जो इंफ्रा रेड का वेवलेंथ होता है वही होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टी लाइट की आती है इसमें। तो लाइट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं सारा वो इसमें काम करेगा। तो बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं आएगी। अब हम लोग आते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और इसके बाद ये आइडियल बॉडी, ये सब क्या होते हैं। तो ब्लैक बॉडी होता है जो हर तरह के वेवलेंथ को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जैसे प्लेटिनम ब्लैक या लाइम ब्लैक, ये जो होता है किस में आता है, ब्लैक बॉडी में आता है। काजल जो होता है, ठीक, इसीलिए जो है जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो माँ वगैरह क्या करती हैं, हाँ, जहाँ लगा देंगी कि सारी नज़र एक जगह रहे, बाकी सब मामला सही बना रहे, गड़बड़ ना हो। तो उसका ये होता है कि वो जो एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी या जो भी है, तो वो सारी एक जगह रह जाए। अमूमन देखा होगा कि छोटे बच्चों में, अरे भी इतने बड़े नहीं, जो इतने बड़े होते हैं तो उनके कहीं ना कहीं ऐसे लगा देते हैं। ठीक, काजल आँखों में लगा देते हैं, तो आँखों को लगाने का पर्पज़ दूसरा, यहाँ लगाने का जो पर्पज़ होता है वो दूसरा होता है। हमें लग रहा है यही कोई रीज़न होता है कि जो निगेटिव एनर्जी जा रही है वो एक जगह आ जाए सारा। हाँ, आँखों में लगाने तो आँख के लिए होता है वो। ठीक, इसके बाद फेरी ब्लैक बॉडी, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक ऐसे आइडियल ब्लैक बॉडी बनाया
ये कोन टाइप देखिए, यहाँ कोन ये से निकला हुआ है और यहाँ पर इस तरह बनाया जाता है कि लाइट जाने का तो है लेकिन अदर आप आने का ना हो। और ट्रायंगल इसलिए बनाया जाता है कि मान लो प्लेन होगा ना तो लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो कोन टाइप होगा तो एक एंगल मिल जाएगा इसको, जो एंगल मिल जाएगा तो ये सिम देखिए यहाँ गिरी इधर गई, ऐसे ही सिम बार बार क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने सारा एनर्जी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फेरी ने इसको डिज़ाइन किया था, उन्हीं के नाम पे ये फेरी ब्लैक बॉडी बना। लेकिन ये तुम्हारे यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं है। इंटरमीडिएट कोई बैठा हो उसके यहाँ एक्सप्लेन करने को आता है, कंपटीशन लायक कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। और अंदर इसमें क्या है, वही काजल लगा देते हैं ताकि सारा लाइट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले। तो अभी तक जो पढ़े उसमें कोई खास बात कंपटीशन लायक नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ से स्टार्टिंग आपकी हो रही है। एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इमिसिव पावर, दो बातें हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इमिसिव पावर पढ़ेंगे। ये क्या होती है, हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। जैसे ये कोई बॉडी है, ये कंटिन्यूअस एनर्जी क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो एनर्जी ये जो रेडिएट कर रही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी उतने इमिसिव पावर उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही हुआ कि कितनी एनर्जी एक यूनिट एरिया यूनिट टाइम कितना रेडिएट कर रही है, यही डेफिनीशन है। तो डेफिनीशन तुम्हारे आना नहीं है, उस पर ज़्यादा जोर देना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट डायमेंशन इसका आ जाता है बस। अब यूनिट समझ गए होंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को ई लेमडा, अब ई लेमडा क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम इमिसिव पावर। क्या कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रम इमिसिव पावर। अब स्पेक्ट्रम इमिसिव पावर क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की हम बात कर लें कि भाई ये 4000 वेवलेंथ की लाइट को जो ये इमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम इमिसिव पावर कहेंगे। और ये सिर्फ इतना सा और हो जाता है। अब बताइए इसकी यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड एंगस्ट्रॉम, या इसको और लिख सकते हो जूल। अब ये मिलके क्या हो गया, वाट और मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी निपटा लो, कितना आ जाएगा, जूल का डायमेंशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर T⁻², ये हो गया L स्क्वायर T। तो बताइए क्या हो जाएगा, mt²। इसकी यूनिट जरा देखिए यहाँ डायमेंशन क्या हो जाएगी, बस ये तो आएगा ही। ठीक, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, ml स्क्वायर T⁻², L स्क्वायर T। और ये वेवलेंथ, ये भी लेंथ से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, L। तो अब बताइए यही मिलके क्या हो जाएगा, mt⁻³ L⁻⁻। तो बस इतने आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कंपटीशन में बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, यूनिट एंड डायमेंशन। कोई इंटर का बैठा हुआ हो तो डेफिनीशन भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कंपटीशन वालों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, डेफिनीशन कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो डेफिनीशन एक बार हम फिर डिस्कस कर दे रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। और स्पेक्ट्रल की हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात हो जाएगी। पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएटेड, मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। बस यूनिट और डायमेंशन ध्यान देना, बाकी और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हम आते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर।
हिंदी में इसके अवशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक, अब ये क्या होती है इसके बारे में समझिए। इधर देखो, ये कोई बॉडी है, एनर्जी ये 10 जूल की गिर रही है और ये 9 जूल का एब्जॉर्ब कर ले रहा है और 1 जूल को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया? तो जब 1 जूल रिफ्लेक्ट कर दिया तो एब्जॉर्बिव पावर जो हो जाएगा वो 9/, तो बता दीजिए क्या डेफिनेशन हुई इसकी, बोलिए। रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू द रेशियो एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी। किसी बॉडी पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और जो उसके ऊपर गिर रही है, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्बिव पावर। रेशियो ऑफ एनर्जी इन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, पहले हम कहें जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो, टू द रेशियो एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, उस बॉडी पर कितनी एनर्जी गिर रही है, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब A इज इक्वल टू बोलिए। ठीक, कोई यूनिट होगी, बोलो। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, दोनों एनर्जी हैं तो इसकी कोई यूनिट क्लियर हो गया। अब यही स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर कहोगे तो क्या कहोगे, बस किसी पर्टिकुलर कलर की पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात हम कर दें, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी और टोटल जो गिर रहा है, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बिव पावर। क्लियर हो गया, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर दोनों केस में। उसमें भी हम जब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रल वर्ड यूज़ करेंगे और इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें दोनों में किसी की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी। बोलिए, ब्लैक बॉडी के लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिव पावर क्या होगा, अबे 1 होगा। क्यों 1 होगा, कि टोटल एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। 10 जूल गिरा रहे हैं तो 10 जूल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसका हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करें तो 10/10 ये क्या आ जाएगा, तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी जो दो हमने पढ़ाया इसमें सिर्फ यूनिट और डायमेंशन पूछा जाएगा, कंपटीशन लायक और कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल फ्रेम होने की उम्मीद नहीं है। अब आते हैं हम लोग इमिसिविटी। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम इसी डिफाइन करेंगे इस तरह का, और ये होता है ठीक। अब ये क्या चीज़ है, ये रेशियो है इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी टू द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। मतलब स्मॉल ई जो है
दोनों ही इमिसिव पावर है, लेकिन एक इमिसिव पावर किसी जनरल बॉडी का है और एक किसका है, ब्लैक बॉडी का है। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं इमिसिविटी, हिंदी में कहते हैं उत्सर्जकता। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं इसको? इमिसिविटी। तो इमिसिविटी क्या हुआ? इमिसिव पावर, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी टू द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड इमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसको ध्यान समझिए। ई की वैल्यू, ये ई वाला ई, इसका, अच्छा पहली बात जान गए होंगे कि इसका कोई यूनिट अब इसकी न्यूमेरिकल हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बॉडी। नेचर ऑफ बॉडी मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम का है तो अलग है, आयरन का है अलग है, हर बॉडी अलग अलग चीज बनी है तो उसका इमिसिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। इसी कहते नेचर डिपेंड करेगा ये। दूसरी चीज, ई की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, इन्हीं दोनों के बीच में होगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। किसके लिए? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी या वाइट बॉडी कह सकते हो। अब वाइट बॉडी मतलब समझ में आया? सन, स्टार, ये भी तो सारी तरह वेवलेंथ को इमिट कर रहा है भाई। जो सन है उसमें सारे कलर, सारे वेवलेंथ है कि नहीं है? तो डेफिनेशन तो यही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ब्लैक बॉडी वर्ड यूज करें या स्टार की बात करें, कोई स्टार है तो दोनों के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन कोई और बॉडी की बात करेंगे वहाँ E1 नहीं होगा। ये अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। या कभी कभी रेशियो ले लेते हैं किसी एक बॉडी का और रेडिएशन पावर पूछेंगे तो एक ही बॉडी है तो उसका ई की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो वहाँ भी यूज नहीं होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझो। ये मान लीजिए कोई बॉडी है और टेम्परेचर हमने कहा भाई T1 से T2 टेम्परेचर कर दिया गया, तो बताओ रेडिएशन पावर क्या है, रेडिएशन एनर्जी क्या होगी? तो जब यहाँ निकालेंगे तो आगे अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे, P = E A सिग्मा, ये होता है। तो जब एक ही बॉडी है तो ई दोनों के लिए क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो वहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, वहाँ नहीं लेंगे। तो अब ध्यान दे रहना कि ब्लैक बॉडी हो या कोई स्टार हो, उसके लिए इमिसिविटी क्या लेंगे? 1 ले लेंगे। क्लियर हो गया? बाकी जनरल बॉडी के लिए इमिसिविटी 0 और 1 के बीच में होगी। चलिए अब देखिए, तो इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी हमें। जब ये परफेक्टली वो ब्लैक बॉडी 1 हो गया, हाईली पॉलिश्ड है, कोई पॉलिश्ड है, तो उसके लिए ई वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रैक्टिकली इसके 0 और 1 के बीच। अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ में समझिए ध्यान से, किरचॉफ 2 जगह मिलेंगे फिजिक्स में। और कहाँ मिलेंगे? वहाँ मिलेंगे करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे, ठीक। और एक यहाँ, वहाँ उनके 2 लॉ हैं, ठीक। अच्छा मान लो वैसे कोई इंटर में हो, उसके लिए कंपटीशन लायक तो नहीं, इंटर में है तो किरचॉफ्स लॉ लिखने को आ जाए तो अब वहाँ कुछ ना दें तो वहाँ पर किरचॉफ के 2 लॉ हैं और यहाँ क्या है? 1 लॉ है। तो ये बताओ, ये जो लॉ है इन्होंने क्या बताया किरचॉफ ने? बहुत बड़ी बात बताई। ये बताया कि कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है और ये जो इसका जो एनर्जी का रेशियो इमिसिव और जनरल बॉडी और ई, इसका मतलब ई लेमडा अपान ए लेमडा, ये वैल्यू क्या होती? कांस्टेंट होती है। मतलब ई लेमडा, और ये किसके बराबर होता है? ई लेमडा क्या हो गया?
इमिसिव पावर हो गया किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का, ए लैम्डा क्या हुआ, एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया। और ये जो है ये आइडियल ब्लैक बॉडी का हुआ। एक्चुअली यहाँ ए लैम्डा आता है आइडियल ब्लैक बॉडी को, वैल्यू 1 हो जाती है, तो बराबर ई लैम्डा। इसकी वैल्यू मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कई सारी बॉडी हमने ले ली ऐसे, और इन पर सब पर हम जब रेशियो इसका निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। और वो वैल्यू जो होती है आइडियल ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के, तो रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी जनरल बॉडी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। लेकिन डेफिनेशन फिर नहीं कोई मतलब है, क्वेश्चन भी कोई फ्रेम नहीं होता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे जरा देखिए ध्यान से। जब ये कांस्टेंट हो गया तो ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, बताओ यहां से क्या चीज समझ के आई, बताइए क्या है। ये समझ में आया कि जिसकी इमिसिव पावर ज़्यादा होगी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा होगी। मतलब गुड एब्जॉर्वर और गुड रेडिएटर, ये निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया ये, कि जिस वेवलेंथ को रेडिएट करता है उस वेवलेंथ को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करता है। ये इनकी बहुत बड़ी रिसर्च थी, और रिसर्च इसलिए थी कि फ्रॉनहोफर्स लाइन जो सन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइंस दिख रही थी। फ्रॉनहोफर लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअली ये ब्लैक लाइंस क्यों दिख रही हैं। और वो बहुत दिनों तक ऐसे पेंडिंग रहा। जब किरचॉफ लॉ का रिसर्च हुआ, इन्होंने अपना लॉ दिया, तो वहीं से फिर उन लाइंस का एक्सप्लेन हो गया। कैसे एक्सप्लेन हुआ, ये सन है और ये जो है देखा गया ब्लैक लाइंस हमें दिख रही हैं, ये चारों तरफ ऐसे ही। कोई स्पेक्ट्रम हम सन का लेते हैं, इसलिए दिख रही थी कि यहाँ इसके सन के चारों तरफ क्या होता है, तमाम तरह के मेटल का वेपर मौजूद है। मेटलिक वेपर्स चारों तरफ क्या है, मौजूद है। अब मान लो कोई ऐसा मेटल है जो रेड कलर को इमिट करता हो, तो क्या करेगा, जब रेड कलर इससे होकर जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो, जिसको वो इमिट करता है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक लाइंस आपको दिखेंगी वहां पर। ऐसे ही मान लो कोई येलो कलर को जो है इमिट करता है, तो येलो कलर को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें क्या दिखेंगी, ब्लैक लाइंस दिखेंगी। तो तमाम तरह के इधर मेटलिक वेपर आपके मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो मेटल जिस चीज़ को इमिट करता है, जिस वेवलेंथ को, उस वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी इनकी रिसर्च थी। और ऐसे चौथे पांचवें क्लास पढ़े होंगे कि जो गाय होती हैं उनको गर्मी कम लगती है, और दूसरे जो हैं उनके गर्मी, क्योंकि वो क्या करती हैं, अब जो हैं, हाँ भैंस वगैरह, उनका ब्लैक होती तो वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए कहा जाता है, तो वो कृष्ण भगवान थे तो वो ब्लैक गाय का दूध ज़्यादा, उनको दूध अच्छा तक नहीं था, लेकिन ब्लैक गाय जो होगी उसका दूध थोड़ा मोटा होगा। मतलब एक गोरी गाय और एक ब्लैक गाय दोनों की हम कंपेयर करें तो दोनों का क्या होगा कि हीट वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, मोटा दूध हो जाएगा। तो ये रीज़न था उसका, साइंटिफिक रीज़न था, और ये कहानी है। ऐसे ही तमाम जो है, जैसे आप लोग कपड़े वगैरह परचेज करने जाते हैं और पता चला वहाँ पर जो है शोरूम में बाहर लाइट वाइट, तो वहाँ कलर कुछ और दिख रहा है, घर पे जो तुम्हारे यहाँ वैसी लाइट है टिमटिमाने वाली, उसमें कुछ और दिख रहा है, बदल जाता है।
या जो है देखा होगा बहुत लोग मेकअप वेकअप मार, लेडीज़ की बात बता रहे हैं, अब वो खूब मेंटेन होकर गई, पता चला कि कलर ही बदल गया वहाँ पर, रेड 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 लगा के गई, वहाँ वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है दीप। तो ये चीज़ होता है कि आपको पता कर लेना चाहिए कि लाइट किस तरह का भैया अरेंजमेंट है, ताकि उसी हिसाब से मेंटेन होकर आए। तो ये इफेक्ट सारे होते हैं इसके। तो जिस कलर को जो चीज़ एब्जॉर्ब करता है उसी को क्या करता है, वो रेडिएट करता है। जैसे ये होता है ब्लैक जो कपड़े होते हैं इनको नहीं पहनना चाहिए। ये क्या करेंगे कि गर्मी में ये बाहर का टेम्परेचर, आपकी बॉडी टेम्परेचर कम है तो अंडर ट्रांसफ़र करेंगे, बाहर का ज़्यादा है। और जाड़े में क्या करेंगे, बॉडी ज़्यादा है, बाहर को क्या करेंगे, तो जाड़े में आपको और जाड़ा लगेगा, गर्मी में और। लेकिन ये तब की बात है जब अंदर कोई कपड़ा न पहने हो तब। अब अंदर 4 और पहने हुए हैं तो फिर वो रूल नहीं काम करेगा। ये तब काम करेगा जब एक ही आप ब्लैक पहने हुए, उस सिचुएशन में काम करेगा ये। ठीक, तो ये सब सारे इस तरह के क्वेश्चंस इस पर आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं बनेगा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं इसमें बस यूनिट, डायमेंशन, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, या जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आता है। अब न्यूमेरिकल जो आता है वो आगे से आते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस इसमें हैं। अब आते हैं हम लोग स्टीफेंस लॉ। यहीं से इम्पोर्टेंट आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब यहीं से ध्यान समझिएगा। अभी तक जो पढ़े उसमें कोई खास आता नहीं है, यहीं से आता है और 100% आएगा, ये श्योर रहो। 4 नंबर का क्वेश्चन मिलना है। अभी कोई 420 का है होता, लो 50,000 रुपये दे क्वेश्चन बेच रहे हैं, अभी जाकर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं तो उस पर यकीन नहीं होता है। तब यकीन होता है जब क्लास में आप पेपर देखते हो तब यकीन आता है सही कह रहे हैं। तो ये सही है। 3 टॉपिक आपके हैं यहाँ से। स्टीफेंस लॉ है और इसके बाद न्यूटन्स लॉ, कूलिंग से एक क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और वीन्स लॉ है। बस इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से। तो इन्होंने क्या कहा, ये कोई बॉडी है, एनर्जी रेडिएट कर रही है, कोई जैसे दहकता अंगारा है कोयले का एकदम, और वो रख दो, उससे एनर्जी क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो ये जो एनर्जी रेडिएट कर रही है आर, ये होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट। तो मतलब पहले तो हम ये लिखेंगे, हम इससे यहाँ शुरू करते हैं। अच्छा, सिंबल्स बुक्स में अलग अलग होंगे, तो इससे हम जो लिख के चल रहे हैं उस ध्यान देना कि R प्रोपोर्शनल टू, पहली बात तो ये हो गया T⁴। ये R जो होता है ये है क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो ये निकल रही है वो किस पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से R, अब इसको हम हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा, ये स्टीफेंस कांस्टेंट हो गया। अब जब R के बारे में थोड़ा सा समझ आते हैं। R जो है रेडिएशन एनर्जी कौन सी है, ये एक्चुअली ये वाली है, E/A/T, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गया। ये जो R है हमारा क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, केवल एनर्जी नहीं है, ध्यान दे रहे ना, इसीलिए यहाँ पे डायमेंशन खूब पूछा जाता है इसका, और डायमेंशन चैप्टर हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ से आ गया E/AT सिग्मा। तो बताइए
ई अपान टी क्या हो जाएगा, और ई अपान टी क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? अब पहले जरा सिग्मा के बारे में निपट लें तब आगे चलते हैं। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है। जिसकी यूनिट इसकी बताओ क्या हो जाएगी यहाँ से, इधर देखिए, यहाँ सिग्मा हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा ई अपान टी, ई अपान टी ए टी टू पावर ई अपान टी क्या हो गया, वाट, तो वाट डायमेंशन निपटा लो। ई की डायमेंशन बोलिए क्या है, टी की जगह, ए की जगह, इसकी जगह, तो यह आ जाएगा एम एल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर k टू पावर -4 और t टू पावर, तो यहाँ पर ये ध्यान देने रहा कि ये जो सिग्मा में ये जो रेडिएशन एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट। तो डेफिनेशन हम देना चाहें कि एनर्जी ऑफ एन आइडियल बॉडी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। क्लियर हो गया? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो सिग्मा ध्यान देना डायमेंशन इसलिए पूछा जाता है, यहाँ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है बता दो, बोलो। 5, 6, 7, 8 मतलब 5.10 टू पावर वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर, बोलिए 5.67 10 टू पावर, इसे याद किया ना, 5, 6, 7, 8 तो याद रहेगा आसानी से। तो 5.67 10 टू पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इधर वाला भी ध्यान ना देना इसको, लेकिन अब ध्यान दे लेना तुम लोग। ठीक, इधर ना ध्यान देना अब हम आगे बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए क्या खास चीज़ें हैं, तो वहाँ ध्यान देना। ये क्या क्या हमने बता दिया, एक तो इसका यूनिट क्या हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 3 बातें आपको यहाँ ध्यान देनी है। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए हम दोबारा बताने जा रहे हैं इस बात को। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इसी को चाहे P कहो और चाहे हमने कहा E अपान E, ये हो जाएगा। जो डेफिनेशन हमने दिया था ना वो ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी दिया था। तो जब आइडियल ब्लैक बॉडी डेफिनेशन थी तो इमिसिविटी क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, इसलिए वहाँ इमिसिविटी कहीं जिक्र नहीं था। अब हम बताने जा रहे हैं जनरल बॉडी की बात है। ठीक, अब ये सब में काम कर जाएगा। आइडियल है तो इसकी वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, और जनरल बॉडी है तो ई की वैल्यू या निकालना होगा या तो दिया रहेगा। तो ये जो है फॉर्मूला फॉर जनरल बॉडी आ गया। सिंबल्स पी से फेमिलियर हो चुके हो, बताओ ये क्या है, पावर है। अब ई यहाँ प्योर क्या है, एनर्जी है, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। ई क्या है, इमिसी, ए क्या है, बोलो, एरिया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया है? अब एरिया है। ठीक, प्योर एरिया है। जैसे मान लो, अब ये मान लो कोई बॉडी है और ये एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो इसका पूरा एरिया लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो ये होता है, इसे पेन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है। तो इस सिंबल में यहाँ ए क्या है, एरिया वर्ड यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने पूछ लिया, कंफ्यूज तो नहीं हो। तो ये हो गया एरिया।
सिग्मा से फेमिलियर हो चुके हो, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझ गए होगे, मतलब हमें डिग्री में दिया है तो यहाँ क्या करेंगे, केल्विन यूज करेंगे। डिग्री है तो किस में यूज करोगे, केल्विन में यूज करोगे। फिजिक्स में जहाँ जहाँ कैपिटल टी होगा वहाँ वहाँ केल्विन, और जहाँ जहाँ थीटा या स्मॉल टी वहाँ वहाँ डिग्री, और जहाँ चेंज होगा वहाँ बदलने की ज़रूरत। ये मूल मंत्र है हीट का। और हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर को माइनस करते हैं, बस इतने 3-4 पॉइंट मतलब के हैं आपके। तो ये फॉर्मूला हो गया अब आपका, ठीक। अब ध्यान से समझिए जरा, अब इसी में आंसर आपका जो है वाट दे रहे हैं निकालने को, तब तो सीधे पी निकालना है। क्लियर हो गया। लेकिन एनर्जी अब मान लो जूल में दिया है, तो जूल में आंसर दिया रहा है तो क्या निकालना है, ई निकालना है। जब ई निकालोगे तो ये टाइम किधर आ जाएगा, बोलो। मतलब हम अलग अलग कर दे रहे हैं। देखो, पावर निकालना है तो सीधे फॉर्मूला ये हो गया आपका, और एनर्जी निकालनी है तो यही आ जाएगा। ये जो यूनिट आएगी किस में आएगी, वाट में, और ये किस में आएगी, जूल में। ये हो गई। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं। ऑप्शन में क्यों लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो ये देखो ऑप्शन में दिया क्या है, जूल में दिया है तो इसका मतलब ई निकालना है, टाइम आपका इस साइड आ जाएगा। पावर निकालना है, वाट में है तो इसका मतलब ये निकालना, टी से उधर कोई लेना देना नहीं है। अब यही चीज़ आइडियल ब्लैक बॉडी की बात आ जाती है या वाइट बॉडी की बात आ जाती है, तो इमिसिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, काम खत्म उसका, कोई डाउट। स्टार की बात आती है कि 2 स्टार्स हैं ये वो, तो वहाँ ई की वैल्यू 1 ले लेंगे। आइडियल ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू वहाँ भी 1 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस पर क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। अब इसी में एक मॉडिफिकेशन और थोड़ा सा, ये कोई बॉडी है, टेम्परेचर इसका T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। अब यही फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा, P = EA सिग्मा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं दोनों हमें पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रूम टेम्परेचर इतना है और वहाँ पावर और ये सब निकालने का, समझ लो फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं तो ये लग जाएंगे। बोलो, दोनों क्लियर हो गया ना। उस पर क्वेश्चन भी आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, 1-2 आए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। ये रेशियो पूछा गया है 2 क्वेश्चनों में, तो अभी आगे 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे उस पर। दोनों पहचान समझ में आ गया ना। जहाँ रूम टेम्परेचर दिया जाए तो समझ लो हमें इसको लगाना है, और रूम टेम्परेचर नहीं है तो इसको लगाना है। बोलो, खूब मेहनत से पढ़ डालिए, पढ़ाई कहीं जाती नहीं है। आप पढ़े हुए हो, कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आती है। कहीं अब मान लो डॉक्टर बनने के बाद मन हुआ कि नहीं अब IAS बन ले, उसमें भी काम आएगी। तो ये आपका हो गया कि 2 फार्मूले आपके जो हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों क्लियर हो गया, सिंबल सारे क्लियर हो गए, ठीक। ज़्यादातर रेशियो पूछा जाता है, सभी लोग कर लोगे। अभी 2 क्वेश्चंस भी कराएंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन में आ जाते हैं। चलो, कूलिंग बाय रेडिएशन। तो कूलिंग बाय रेडिएशन पे आते हैं। इधर देखिए, ये कोई बॉडी है, टेम्परेचर T है, सराउंडिंग इसका T0 है। तो अभी हम लोगों ने निकाला P = EA सिग्मा, ठीक।
अब मान लो इसका मास m है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो दो हम लोग पढ़ा Q इज इक्वल टू एक ml पढ़ा, एक पढ़ा mc। कौन से अप्लाई करोगे? Q इज इक्वल टू mc। भाई जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एनर्जी का ही फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो डी क्यू बाई एम सी तो ऐसे रहेगा, और ये डी थीटा बाई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए, दोनों को इक्वेट कर दिया। देखो अब ये भी तो एनर्जी अपॉन टाइम है, ये भी पावर हुआ कि नहीं हुआ? और ये भी पावर हुआ। तो हम ये कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू ये वाली है इसकी जगह रख दे रहे हैं। मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये भी एक तरीके से क्या हुआ? पावर हुआ। तो दोनों इक्वेट कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो एम सी डी थीटा बाई डी टी ई ए सिग्मा यहां से डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ई ए ये जो डी थीटा बाई डी टी आया है इसको कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। क्या कहेंगे इसको? रेट ऑफ, ठीक। बाकी जो सिंबल्स हैं, ई जान ही रहे हो, इमिसिविटी, ए जो है एरिया ऑफ बॉडी हो गया, एम मास ऑफ बॉडी हो गया, सी स्पेसिफिक हीट हो गई, टी नॉट रूम टेम्परेचर हो गया, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी हो गया। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थियोरिटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे इस पर। अब आए हैं, क्या मिल रहा है? पहली चीज तो ये हो गया कि डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू, जिसका ई ज़्यादा होगा एमसीबीटी उसका रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा होगा। मतलब ब्लैक बॉडी जल्दी से ठंडी भी होगी, जल्दी से गर्म भी हो जाएगी। फिर प्रोपोर्शनल टू ए एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग भी। इसीलिए ठंडक में देखा होगा सांप वगैरह होते हैं कुंडली बनाए रहते हैं, ठंडक लगती है तो ठंडक लगने से क्या हुआ? एरिया कम एक्सपोज करेंगे, रेडिएशन कम होगा उनका, तो ठंडक कम लगेगी। और उनको तो छोड़ो, अपने आप सोचो, जब ठंडक लगती है तो हाथ पैर मतलब जितना नज़दीक कर सकते हो उतना करने की कोशिश करते हो, ताकि कम से कम एरिया एक्सपोज हो तो ठंडक भी आपको क्या है? कम लगे। जितने ज़्यादा एक्सपोज रहेगा, गर्मी में बिल्कुल एकदम चौड़िया के लेटते हो एकदम से कि हाँ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ठंडक में आप हाथ पैर बटोरे रहते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जितना कम एरिया आपका एक्सपोज होगा उतना ही कूलिंग कम होगी, तो ठंडक कम लगेगी आपको। इसका मेन मकसद ये होता है। तो ये डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू ए। इसमें क्वेश्चन इस तरह जाता है कि दे दिया है डिस्क, दे दिया है स्फीयर, दे दिया है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, आगे बताएंगे कौन किस में कूलिंग ज़्यादा होगा, किस में कूलिंग कम होगा। तो एरिया डिपेंड करेगा सीधा सीधा। दूसरा मेटल पर डिपेंड करेगा। मेटल का मतलब हो गया कि एल्युमिनियम है, कापर है। अब वो हम उसको मेजर करेंगे ई से, जिसकी एमिसिविटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा हो जाएगा। एरिया की बात आती, मेटल एक ही है, मेटल एक ही है, अलग अलग शेप की चीज़ें हैं, तो किसको फिर मेजरमेंट्स किस पर देखेंगे? एरिया देखेंगे, ठीक। दूसरा जो है डिपेंडेंस है, ये पूछा गया था 1/, और 1/, ये पूछा गया था। ये तो आता रहता कॉमन चीज़ है, ये भी पूछा गया था आपका। तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं फ्रेम होगा, इसमें सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं वो आपको आ सकते हैं।
तो मनो फार्मूला याद कर लेना, मनो तरीका ले तो फार्मूला ज़्यादा बेहतर रहेगा, करोगे 2 मिनट आपका बर्बाद जाएगा, तो इसको ध्यान दे रहे हैं। और इतने आएगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा ये बस इसी पूछेंगे तो ये ऐसे ही याद कर लेना कि ये इस पर प्रोपोर्शनल हो गया दोनों, और ये दोनों क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया। बोलिए, चलिए आगे। ये सब हमने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक, इस पर जरा देखिए ध्यान से। सीधे यही फार्मूला मतलब का है, बाकी कोई मतलब नहीं, इसलिए ज़्यादा ठीक। अब जैसे निकालना है तो हम जो भी टी पावर 4 निकाले हैं उसी को बाइनोमियल से उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो फार्मूला हमारा डी थीटा बाई डी टी मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब जिसको करना कर सकता है, जैसे टी की जगह हम लोग यूज कर लेंगे टी प्लस डेल्टा टी, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो जो बढ़ा देंगे तो जो हमारा ये फार्मूला आया डी थीटा बाई डी टी, क्या था बताओ, ई ए एम, ये टी की पावर 4 माइनस क्या था, अब इसी को तुम थोड़ा मॉडिफाई कर लो। तो यहाँ पर जब वैल्यू ये रखेंगे टी प्लस डेल्टा टी और यहाँ टी नाट, तो ये इसकी पावर 4 होगा, टी की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, कॉमन बाइनोमियल लगा देंगे, तो ये जो आता है हमारा, हम उस पर जा रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, प्रोपोर्शनल टू थीटा और माइनस थीटा नाट, या सीधे लिखा डी थीटा बाई डी के, बस इसी से मतलब है कि रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया? मतलब क्या हो गया कि जितने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगी। यही तो हुआ, थीटा मतलब बॉडी का टेम्परेचर हो गया और थीटा नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो जितने ज़्यादा होगा उतने रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा। यही चीज़, ये कॉन्सेप्ट कि रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। तो इसमें जैसे ये कहने का मतलब है कि एक बॉडी 70 डिग्री है और वो 70 से रूम टेम्परेचर मान लो 20 है, और एक 60 डिग्री से 20 डिग्री आती है, तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा किसका होगा, 70 ज़्यादा होगा। ये कहने का मतलब है। बात समझ में आ रहा है? जितने ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो अब बताइए कि सिलेक्शन के बाद, अरे डॉक्टर बनने के बाद, सिलेक्शन के बाद, अब आप उसके बाद यार दोस्त बनते हैं लोगों के, बनेंगे ही, हो सकता है वो लोग पहले ही बन गए हों, ठीक, तो उसके बाद जो है बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसे कारनामे हुए हैं, ऐसा नहीं है, हाँ होकर, और जो है पता चला, और ऐसे भी हुए हैं कि पेयर ही सिलेक्ट हो गए हैं। तो हम ये कह रहे थे कि सिलेक्शन के बाद अब आप जो है किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं चाय पे, ठीक, तो अब जो है आपको जो है उसमें पानी गर्म है और दूध डालना ठंडा, तो दूध डाल के इंतज़ार करोगे कि आने पर दूध डालोगे? बोलिए, नहीं समझे? जैसे हम ये कह रहे हैं, मान लिया 80 डिग्री का वाटर है, ठीक, अब आपने जो मिल्क लिया है वो मान लिया 30 डिग्री का है। अब दो रास्ते हैं कि भाई पहले हमने इसको इसमें मिक्स कर दिया और वेट कर रहे हैं,
दूसरा रास्ता है कि जब वो आ गया तब हमने मिलाएगा, ऐसा ना हो जहर और मिला दिए। तो इसमें कौन सा रास्ता सही है? पहला वाला। क्यों सही है? इसलिए जब इसको मिला दोगे टेम्परेचर थोड़ा इसका कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो कूलिंग स्लोली होगा। बात समझ में आ रहा है? जब इसको हम मिला देंगे तो कूलिंग क्या होगा? स्लो हो जाएगा, और नहीं मिलाएंगे तो बहुत फास्ट कूल होगा। तो ये जो अब चाय का मतलब हो गया आदमी गरम गरम पीना चाहता है, ठंडा नहीं पीना चाहता है। तो क्या हो गया कि सब इंतज़ाम करके ही वेट करना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। जैसे 80 था तो मान लो 70 डिग्री आ जाएगा, तो 70 से 50 आने में टाइम लगेगा, लेकिन 80 से 50 आने में टाइम उतना नहीं लगेगा। ये कहने का मतलब हुआ है। बोलिए। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी पर एक क्वेश्चन इस तरह भी समझ लीजिए आता है। ये इधर देखिए 70 डिग्री से ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया। ये टाइम T1 है, T2 है, T3 है। बताओ कौन सा टाइम ज़्यादा है, कौन सा कम होगा? 70 से 60 का जो समय होगा कम होगा कि ज़्यादा होगा? फिर हम लोग क्या कह रहे हैं? 10 डिग्री का अंतर है, 10 का यहाँ भी है, 10 के यहाँ भी है, ठीक यही तो है ना। लेकिन यहाँ 70 से 60 आ रहा है, तो ये मान लो 10 मिनट ले रहा है, तो क्या ये 10 लेगा कि 10 से कम लेगा या ज़्यादा लेगा? क्या हो जाएगा? ज़्यादा लेगा। जैसे जैसे इधर आते जाओगे वैसे टाइम क्या होगा? जितने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा कूलिंग उतना फास्ट होगा, जल्दी ठंडा होगा। जल्दी का मतलब क्या हुआ? कम समय लेगा। इसका मतलब हो गया कि T1 लेस देन T2 लेस देन। बात समझ में आ रहा है? बोलो। नहीं, हाँ तो 10 का तो है ही है, लेकिन अब रूम जहाँ बैठे हो 20 डिग्री का है, ठीक। तो जितने ज़्यादा ये अब 70 से 20 को आना चाह रहा है, ये 60 से 20 आना चाह रहा है, या 50 से 20 आना चाह रहा है, तो जितने डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने रेट ऑफ कूलिंग भी तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी ठंडा होगा, कम समय लगेगा। ये 10 डिग्री ना देखो, ये तो 10 डिग्री तो सब में अंतर आ रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर ज़्यादा है। ये 70 है, 70 से इधर को आ रहा है, 60 और 60 से आ रहा है। अब मान लो रूम टेम्परेचर तुम्हारा 20 डिग्री है, तो पहले वाले 70 माइनस 20 आया, दूसरे का 60 माइनस 20 आया। तो बताओ रेट ऑफ कूलिंग इसका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? पॉइंट क्लियर हो गया? तो जितने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ से आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, इसमें 2-3 कर्व हैं, इधर देखिए। अब जैसे ये कर्व है, आईटी में एक बार आया हुआ है, मेडिकल में तो नहीं आया है। अब ये कर्व जो है, जैसे यहाँ से थीटा नॉट लॉग में प्लॉट करना है, तो ये डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू आया। ये माइनस इसलिए आया कि यहाँ पर चेंज जो लेंगे निगेटिव आएगा, और ये डी थीटा बाई, इसको हमने इसके नीचे कर लिया, और नीचे करने के बाद जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का होता है log x, याद करो। तो log e थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के टी। तो ये देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का आ रहा है। y इज इक्वल टू माइनस में आ रहा है, तो माइनस ये देखिए यहाँ छूट गया है, ये माइनस में आएगा। यहाँ पर ये माइनस के टी आया। अब देखिए ये हो गया y, ये हो गया माइनस एम एक्स, ये हो गया प्लस सी। तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको देखो। अब माइनस का मतलब स्लोप 90 से क्या होगा? y एक्सिस पे log e, ये y एक्सिस हो गया, और इधर वो हो गया t आपका हो गया। तो देखिए स्लोप, यहाँ स्लोप 90 से क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो मेडिकल में नहीं आया, आईटी में आया हुआ है। मेडिकल में ये आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जरा देख लीजिए, यहाँ से ये जो log थीटा आया, और जब इसको यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल log हटाया, तो यहाँ log हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल लगेगा। तो ये ई थीटा माइनस थीटा नॉट ए ई पावर माइनस के टी, ये कर्व होता है। अब कर्व जरा ध्यान दो, इसमें देखो, इधर हमने थीटा लिया, इधर टाइम लिया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे टेम्परेचर क्या होगा?
अच्छा कब तक कम होगा? मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर है तो क्या 20 के नीचे आएगा? नहीं आएगा। 20 तक आएगा तो वहीं रुक जाएगा। फिर अब टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन टेम्परेचर में कमी, यही कर्व आपको बता रहा है। जैसे मान लो 50 डिग्री था, 50 से अब 20 तक देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब 20 पे आ गया तो कर्व पैरेलल हो जा रहा है, इसका मतलब अब 20 से बिलो वो नहीं आएगा। तो ये कर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी का ये फॉर्म आ जाता है जब हम ये r डैश थीटा में तो सीधे ही डायरेक्ट आ जाए। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसी को अपना कर लेना। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका इस चैप्टर का ये है, θ1 माइनस θ2 अपॉन t की इस चैप्टर का नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग इसको कर लोगे, कोई कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में समझ लो। t यहाँ पर टाइम है, θ0 ये रूम टेम्परेचर है, ठीक। t यहाँ पर टाइम हो गया, k कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आता है ये देखिए। क्वेश्चन आता है जैसे कोई बॉडी है 80 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस ये आती है और यहाँ टाइम ये लेती है 10 मिनट। यही बॉडी 70 से 60 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लेगा, ये क्वेश्चन आता है। बात समझ में आया? 80 से कितना आया 70, वो टाइम आपको दिया है, तो 70 से 60 आने में क्या टाइम लगेगा। और यहाँ रूम टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, मान लो 20 दिया गया है, ये हो गया। तो क्या करेंगे, करेंगे 80 माइनस 70 अपॉन टी, यहाँ 80 प्लस 70 बाई 2 माइनस 20, एक ही क्वेश्चन हो गया। दूसरे में लेंगे, अब 70 और 60 ले लेंगे, तो क्या करेंगे 70 माइनस 60 बाई टी के 70 प्लस 60 बाई 2 माइनस 20 डिग्री, दोनों डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इस चैप्टर का नंबर 1 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है। तो क्या फार्मूला है बताइए, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इज इक्वल टू के θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0। फिर से एक बार याद कर लो, θ1 माइनस θ2 बाई टी इज इक्वल टू के θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0। इसमें हमें क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप कर सकते हो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, टेम्परेचर ऑफ द सन एंड सोलर कांस्टेंट। अच्छा कैपिटल आर ध्यान देना, रेडियस हमने लिया सन का, स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये सन है और इसके चारों तरफ ये अर्थ रोटेट कर रही है। इसका रेडियस हमने आर लिया, देखो ये चेंज होता रहता है इसलिए पर्टिकुलर नहीं याद करना। कहीं कहीं हम जैसे हमने बुक में हमने आर लिया है, कहीं कहीं स्मॉल आर लिया होगा, तो इस कैपिटल आर, और ये यहाँ से यहाँ तक है। सोलर कांस्टेंट एक्चुअली जो होता है वो पी अपान ही होता है, ठीक। इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। पी यहाँ पावर हो गया, एरिया ये वाला एरिया। अब पी के बारे में आ जाओ, पहले हम पी निकाल लेते हैं। पी जो हो गया, अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, वाट पर मीटर, ठीक। और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ लिख दे रहे हैं, एस इज इक्वल टू पी अपान ए, तो वाट ये 1.4 किलो वाट पर मीटर
कैलोरी में लेंगे तो वही 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाता है। तो ये ऐसे याद करना, पूछा तो नहीं गया है, ये क्वेश्चन आता है जो हम बताने जा रहे हैं। चलिए अब P की वैल्यू बताइए, क्या फॉर्मूला बताया था, E A सिग्मा T की पावर। सन की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है E की वैल्यू A हो जाए 1 हो जाएगा। अच्छा अब एरिया, सन का एरिया बताओ, सन एक स्फीयर हो गया तो हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा एंड T की पावर। ठीक, चलिए अब आते हैं S की वैल्यू, तो 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा T टू पावर 4, और ये जो एरिया होता है सराउंडिंग का होता है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई क्या हुआ, ठीक। अब जब सब वैल्यू हम रख के निकालते हैं, एस की वैल्यू रखेंगे, सब रख देंगे, तो जो टेम्परेचर सन है वो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से टेम्परेचर ऑफ सन निकाल सकते हैं। दूसरा, एक बार क्वेश्चन में जानते हो क्या कह रहा था, इसको T डिग्री सेल्सियस कर दिया था। टेम्परेचर ऑफ सन क्या किया था, T डिग्री। तो जब जो T डिग्री करोगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, R स्क्वायर सिग्मा T प्लस 273 टू पावर अपान, समझ में आया। जब T डिग्री कर देंगे तो सोलर कांस्टेंट इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा R स्क्वायर सिग्मा T प्लस 273 टू पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि कैपिटल T है ना, तो कैपिटल T की जगह हम 273 क्या करेंगे वहाँ ऐड कर देंगे। तो 1-2 क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस सोलर कांस्टेंट पूछा जाए तो S इज इक्वल टू क्या होता है P अपान A, पावर ऑफ सन, और A हो गया सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया में अब रेडियस ध्यान दिया रहना, हमने यहाँ रेडियस सन का कैपिटल R लिया है, और सराउंडिंग जो अर्थ से और सन का जो है डिस्टेंस है वो स्मॉल r लिया है। ठीक, तो एक चीज़ ये हो गया। लास्ट टॉपिक अब आते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। अब इस पर जरा देखिए ध्यान से, लेम्डा और वीन्स लॉ जिसमें आएगा आपका, आर लेम्डा या ई लेम्डा जो भी लिख दो। ये जो है कर्व प्लॉट करा गया ब्लैक बॉडी के डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, तो कर्व ऐसे आता है ये, ठीक, T1 T2, ये लास्ट इसकी थ्योरेटिकल टॉपिक है भैया। अब कर्व के बारे में समझिए, फर्स्ट पॉइंट समझिए, ऑन इंक्रीजिंग लेम्डा ई लेम्डा फर्स्ट इंक्रीजेज और देन वेवलेंथ हम बढ़ाते जा रहे हैं किसी चीज़ का, तो एनर्जी क्या करेगी, पहले इंक्रीज करती है फिर क्या करती है, देखिए यहाँ तक इंक्रीज कर रही है फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो पहला पॉइंट हो गया कि ऑन इंक्रीजिंग लेम्डा वेवलेंथ वैल्यू ऑफ ई लेम्डा फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। पॉइंट नंबर 2, अब हमने क्या किया, एक मान लिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लॉट कर लिया, एक 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्लॉट कर दिया। तो दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एरिया बिटवीन ई लेम्डा एंड लेम्डा इंक्रीजेज। देखो पहले ये था, अब ये एरिया हो गया, अब ये एरिया हो गया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। एक ऑब्जर्वेशन हमने 200 केल्विन पे मान लो कर दिया, और 200 केल्विन पे हमने टेम्परेचर रखने के बाद हमने क्या किया, वेवलेंथ और ई लेम्डा को मेजर किया।
तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे लेमडा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ही लेमडा पहले इंक्रीज करता है और फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब हमने क्या कर दिया, 400 केल्विन कर दिया। 400 केल्विन कर दिया तो कर्व का एरिया बढ़ गया। पहले देखिए एरिया इतना सा था, अब एरिया इतना सारा हो गया, ये हो गया। बोलो तीसरा पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला क्या बताया हमने कि लेमडा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑन इंक्रीजिंग लेमडा ई लेमडा फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, एंड सेकेंड कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगेन बी ड्रॉ कर्व बिटवीन ई लेमडा एंड लेमडा, एरिया ऑफ कर्व इंक्रीजेज। टेम्परेचर में बढ़ा दिया तो एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक। अब जो आएगा उसके बारे में समझिए। अब ये कोई जो ऐसे इंटर का एक्सप्लेन करने को आया तो उसके लिए ठीक है। पॉइंट ये हो गया, देखिए ये T3 ग्रेटर देन, और जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जो कर्व का पीक है ये देखो किधर को शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड को आ रहा है। ऑन इंक्रीजिंग लेमडा द पीक ऑफ द कर्व शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स लेमडा डिक्रीजेस। या हम ऐसे कह सकते हैं कि लेमडा एम बार मिनिमम इंटू टी इज इक्वल टू, और ये कहलाता है वीन्स लॉ। क्या कहते हैं इसको, वीन्स लॉ। तो 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए कि स्टीफन्स लॉ का क्वेश्चन, दूसरा आपका वो जो हमने बताया था, नंबर 1 पे तो इंपॉर्टेंट वही है, नंबर 2 पे आपका हो गया न्यूटन लॉ, थर्ड नंबर पे आ गया वीन्स लॉ। तो इसमें क्या हो गया कि लेमडा वेवलेंथ और टी दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, ये वीन्स लॉ कहता है, और इसकी वीन्स कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.9 या 3 अप्रॉक्स ले लिया करो, और यह आ जाएगा बताओ कितना, केल्विन इंटू 10 टू पावर, एक मिनट कितना होता है बताओ, B इज इक्वल टू 2.9 10 टू पावर -3, इसकी यूनिट बताओ क्या है, मतलब MKS में लेंगे उसमें मीटर, और ये तो मीटर इंटू, तो ये वैल्यू याद किए रहना कि वीन्स कांस्टेंट हो गया 2.9, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम 3 ले लिया करेंगे, 3 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च थी ये, किसी भी स्टार का टेम्परेचर फाइंड कर सकते थे। कैसे, लेमडा हमने उसका पता कर लिया वेवलेंथ से, उसके वेवलेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च थी ये। डॉपलर से आप क्या कर सकते हैं, किसी स्टार या गैलेक्सी के आने जाने का पता कर सकते हैं, और इससे क्या पता कर सकते हैं, किसी स्टार का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका रिसर्च माना जाएगा। और यहाँ से ये आ गया लेमडा 1 T1, लेमडा 2 T2, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 हो गया T2 अपान। अच्छा, अब इसी को हम रिलेट कर रहे हैं स्टीफन्स लॉ से। स्टीफन्स लॉ में यही आया है, E प्रोपोर्शनल टू T टू पावर क्या आया है, तो बताइए। अब इसी जनरलाइज करिए तो क्या मिलेगा, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 T2 अपान T1, ठीक। तो एनर्जी के टर्म में यही क्या हो जाएगा, या हम ऐसे कर ले रहे हैं, देखो नहीं ऐसे कर ले रहे हैं, ये किया E प्रोपोर्शनल T की पावर 4 किया, तो E1 अपान E2 T1 अपान T2 टू पावर 4, और T जो होता है यूनिवर्सली, तो ये हो जाएगा लेमडा 2 अपान लेमडा 1, और यहाँ 4 है तो नेचुरल सी बात है यहाँ भी, ठीक। इतने ही चैप्टर है ये, जिसमें से इम्पॉर्टेंट स्टीफन लॉ से है। 3 मेन टॉपिक आपके हो गए, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलना है, इसमें श्योर है, कोई डाउट नहीं है।
पिछले चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये होता है, हीट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए फर्स्ट करिए। क्वेश्चन है डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट। तो निकालना सरफेस एरिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया, और पावर दिया है P 100 वाट, ठीक है, और रेडिएटिंग आउट द लेवल्ड पावर T 3000 केल्विन, ये दिवेन है। सिग्मा आपको दिया गया है, इमिसिविटी ये दिया गया है, पॉइंट, बताओ। अब डायरेक्ट सब आपके पास देखिए दिया है, फॉर्मूला बताइए क्या लगाएंगे। P इज इक्वल टू EA सिग्मा, बोलो। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, A, तो P E सिग्मा। चलिए बताइए P कितना है 100, E की वैल्यू 0.3, सिग्मा की वैल्यू 0.6, चलो चलो 7 दिया तो 7 लिख देते हैं, 10 टू पावर -8। ठीक, और क्या है T, तो 3000 की पावर, सॉल्व करो सब लोग। अब इधर देखिए 0.1, ये हो जाएगा आपका -10, -10 में से ये 10 टू पावर 3 4 जा 12, 12 में से 10 निकल गया, 4 ऊपर जाएगा तो ये ठीक। सब MKS में है, आंसर आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसको सॉल्व करो, बहुत कम वैल्यू आ रही है। डिवाइड करके निकालिए। इसको कर लो 0, देखो ये 0 कर लो 170, और यहाँ 0 और एक 0 ये, इसको 8, 2 0 हुआ, ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो। कितना आ रहा है? तो यही फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा। बोलिए, मतलब कोई फिजिक्स का बहुत रोल नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बाकी कहीं इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं थी आपकी, डायरेक्ट डाटा था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। अरे यार, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, हो जाएगा। अब इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट पेन से, विदाउट पेन 20 मान लेते, तो कितना आ जाता है 16, मतलब कि 160, और 16 को 1 से डिवाइड करोगे 100 को, तो लगभग 6 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो 6 थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो ऑप्शन में आ जाओ बस। तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे टाइम आपको बच गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मैन द सरफेस एरिया हुज स्किन इज, एरिया दिया है, सिटिंग इन अ रूम वेयर टेम्परेचर, इफ हिज स्किन टेम्परेचर, अच्छा ये रूम टेम्परेचर है, θ0,
और रूम टेम्परेचर दिया गया है इमिसिविटी, फाइंड द रेट एट व्हिच हिज बॉडी, अच्छा रेट ऑफ, मतलब वही पावर ही निकालना है। फार्मूला बताओ। कौन सा लगाओगे? ई ए सिग्मा, वाट में निकालना है, पावर निकालना है। तो देखिए P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 टी नॉट की पावर ई, पॉइंट एरिया 2 5.10 टू पावर, अब इधर देखिए कैपिटल टी है यहाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 3 4 400, बोलो। और इसमें जरा ऐड करो, कितना आएगा 300, हाँ पावर 4। अब देखिए यहाँ रूम टेम्परेचर दिया था ना, तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया जो बताए थे। अब इसको सॉल्व करिए आप, देखिए ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? पहले यहाँ तक उतारो फिर बताएं। किसी का आया? बोलो। अब इधर देखो हमने क्या किया है, इधर देखने, इधर देखिए, ये आएगा 10 पावर 2, 400 लिख सकते हो 10 पावर 2, और 2 की पावर 4 है, तो 4 2 जा, यहाँ भी क्या आया 8 आया, 8 हमने बाहर कर लिया। अब इधर देखिए ये 4 हुआ, तो 4 की पावर 4 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो। तो 2 2 जा 4 हुआ कि नहीं हुआ? और यही चीज़ यहाँ हमने कर लिया। अच्छा क्यों किया? इसलिए किया ए स्क्वायर माइनस, अच्छा नहीं करने का मन है तो तुम लोग यही कर सकते थे, इस 4 को 4 टाइम्स क्या कर लो मल्टी, और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम यहाँ पर थोड़ा स्टेप बचा वो करने के लिए, अब इधर देखिए ये कितना आ जाएगा बताओ। अब इसको 97 को सीधे 100 ले लो, और ये आ जाएगा 2 7 जा 14, यही तो आएगा। अब इधर देखिए, अब हमने क्या किया, ये ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा ए की जगह हम 4 का स्क्वायर ले ले रहे हैं, और तुम फिर नहीं तो एक स्टेप और भी वही कर सकते हो, तो हम एक स्टेप ही कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, तो लिख सकते हैं 16 प्लस 9 और 16 और 10 टू पावर 8 है, तो हम 8 यहाँ के, चलो अभी एक स्टेप लिख देते हैं। अब ये 2 0 यहाँ ले लो, 8 2 10, तो कितना बचा, और 16 और 9, और ये बताओ 16 में से 9, अबे 16 में से 9 है 60 बोल रहे हो, ठीक। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए आप इसको, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके बताओ। ये आ जाएगा 150, 150 को मल्टीप्लाई कर दो, अरे 2500, 7 25 गलत कर दिया, 35 5 14
317 और मल्टीप्लाई करो। नहीं, ये मल्टीप्लाई कितना आया? 198,400 और ये तो यहाँ लगा दो पॉइंट 1984। अब आ जाओ ऑप्शन पर, ये दिया है तो यही आपका हो गया। बोलो, क्लियर हो गया? हमने जो है 97 की जगह हमने क्या कर लिया था? 100 कर लिया था। ऐसे यहाँ भी कर सकते हो, इवन नंबर लेकर इजी में कर सकते हो। ऑप्शन देख लिया करो तो उससे कर सकते हो। क्या ये 97 को हमने 100 कर लिया था, और यहाँ भी कर सकते हो। जैसे 175 और 200 अप्रॉक्स ले लो। अब 200 कर लेते तो 2 जीरो निपट गया, 2 बचता। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 22 लगभग आता। उससे नीचे ऑप्शन आपका ये है, तो ऐसे लगा सकते थे। तो ऑप्शन देख, जब यहाँ पहुँचा करो ऑप्शन देख लिया करो। ठीक हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए ये एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आप क्या है उसमें थोड़ा इजी रहेगा आपको। निकालो सब लोग। सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर, टेम्परेचर रेडिएट्स। अब यहां देखो 300 जूल, तो जानते हो क्या है ये? ई है। मिनट तो T इज इक्वल टू व्हाट इज द एमसीबीटी? फॉर्मूला बताइए, बोलिए। अब देखिए एमसीबीटी फाइंड करना है। E इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, कैपिटल E इज इक्वल टू ई ए सिग्मा T की पावर 4 इंटू। ठीक, अब निकालिए यहाँ से। सब हम केस में रख रहे हैं। अब इसमें 273 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 1000 ना। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 3 10 पावर 2 ले लो पावर में, या रहने दो 300, ये 5 5 6 7 इंटू 6। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 यहाँ पर ले लिया तो 4 और 2 मिलके क्या हुआ? 6, और 6 और 8 और 6 14, माइनस में ऊपर चला जाएगा तो प्लस 14 ले लेते हैं। चलो, और यहाँ देखिए 10 पावर 3 4 12, ऊपर जाएगा तो -12, एक ये भी ले लिया है, ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना आ जाएगा? 300 इंटू 13 1, और इसको 56 30, 21 2 3 4 18 2 20 2 और 15 2 17। ठीक,
तो ये आ जाएगा 300। अब ये सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 3 है, हाँ 0.1 से। चलिए इधर देखिए, फोर्टीन, इसको 3A ले लें, नंबरिंग चेंज हो गई है, या रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, रेडियस दिया है R, वाट पावर दिया है T, ठीक। इफ द रेडियस वेयर हाफ, अब रेडियस हाफ कर दिया, ये R1 है और R2, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। एंड टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर आपका T1 है और T2 आपका 2 टाइम्स ना, द पावर रेडिएटेड वुड बी। अब देखिए तुम्हारे लेवल क्वेश्चन ये आ गया, तो क्या करोगे बोलो? पावर का फॉर्मूला क्या बताया? E A सिग्मा T टू पावर, तो जनरलाइज करिए। इधर देखो, ई से मतलब नहीं है, और हाँ इसको करेंगे तो ये आएगा E4 पाई R, तो बताइए क्या हो जाएगा? P1 अपान P2, R1 अपान R2 की स्क्वायर, और ये हो जाएगा T1 अपान, तो बताइए R1 कितना है? R1 है T1, तो P2 की वैल्यू बताओ, तो 4 इंटू, ठीक, 1800। मेडिकल में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेडिएशन E है। रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ दिस ब्लैक बॉडी 273 पर कितना होगा? E2 हमें निकालना है, तो ये बताइए, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 273 क्या करोगे? तो इसमें 273 ऐड करेंगे, तो ये T1 हो गया आपका, और इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आपका T2 हो गया। कितना आ जाएगा? ठीक, 3 3 नहीं, 4 3 3 6, 14 के 4, ठीक। तो बताओ यहाँ क्या करोगे? E प्रोपोर्शनल टू, वन बाई टू नहीं, हाँ पूरा हम कर दे रहे हैं। अभी तुम लोगों के लेवल क्वेश्चन देखो, एकदम कुछ खास नहीं है, उसमें भी कुछ खास नहीं था, बस ये था कैलकुलेशंस थे एनसीईआरटी क्वेश्चन में, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिए, स्फीयर टेम्परेचर 600 केल्विन प्लेस्ड एंड टेम्परेचर 200 K, इट्स कूलिंग रेट H। इफ द टेम्परेचर रिड्यूस टू 400 Kelvin, then cooling rate in the same environment will becomes। अब देखो हम इसको इसे करते हैं, पहले ध्यान दे रहे हैं ना, टेम्परेचर कितना है? 600 है, और सराउंडिंग कितना है? 200। इधर देखिए क्या दिया था? टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर
600 केल्विन। तो T1 आपका दिया था कितना, और रूम टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग उस समय H था ना, तो हम इसको रेट ऑफ कूलिंग चलो E1 लिख दें, चाहे P1 लिख दो, और टेम्परेचर रिड्यूस टू 400 हो जाता है, तो कह रहे रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा। तो ये बताओ क्या लगाओगे, वही पावर वाला लगा दो, E A सिग्मा T की पावर 4 और T, अब बॉडी एक ही, सब चीज सेम हो गया। अब इधर देखिए T1 T2 फिर T2 कितना गया, 400 हो गया था ना, बोलिए। इधर देखिए, अब देखो ये आएगा 10 पावर 2, पावर 4 कितना आएगा 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो कैंसिल हो गया। तो अब इसको एक स्टेप और कम कर रहे हैं हम, ये 6 स्क्वायर का स्क्वायर, 6 स्क्वायर का स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो गया 36, तो 36 और -4 और 36, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, 6 की पावर 4 को लिखा 6 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कर दिया, समझ में आया। तो 36 और ये 4, ये समझ में आया। और नीचे आ जाओ, अब ये भी आपका 4 2 की स्क्वायर 4 नहीं, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर के स्क्वायर, तो 16, तो 16 -4 और 16 स्टेप कम किए हमने, बोलिए। अब यहाँ बताइए क्या आ जाएगा, ये कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया, तो ये बताओ। ये तो 2 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक। तो 16 5 पॉइंट, तो फाइनल वैल्यू निकाल लें यहाँ से। है? कैसे आया, ये 2 हुआ, हाँ, ये 2 से काटा 16 और 2 3 जा, तो 16/3 5.3। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऐसे कर लो, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यही क्वेश्चंस घर पे जाया करो तो एक बार पढ़ देख लिया करो, देखने के बाद इन्हीं को दोबारा किया करो खुद से, और पूरे नहीं हो पाते हैं तो जो तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं या इजी में हैं उनको कर डालो, उतने बहुत हैं। अरे बोलो यार, अब चलिए इसको देखिए। टेम्परेचर T1 273 ऐड ही कर देते हैं, एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ दिया है, ये हम P1 लिख देते हैं, P1 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। P लिख दो चाहे R लिख दो, कोई मतलब नहीं है। द रेट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द सेम यूनिट विल बी, मतलब इसी यूनिट में जब ये टेम्परेचर हो जाता है कितना हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू हो गई, और P2 हमें क्या करना है, तो यूनिट में कोई मतलब नहीं है, इस यूनिट में निकालना है। तो बताओ क्या करोगे,